गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @जस्ट रॉयल मलिक में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रस्तुत है हम आपके सामने अपनी बीपीएड थ्योरी क्लास पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 को लेकर। अगर आपने पहली और दूसरी यूनिट की वीडियो नहीं देखी तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हमने पहली क्लास में बात की थी यूनिट 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें हमने आपको 2-3 चीज़ें करा दी है पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिएगा। इसमें बात करनी है हमें शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक पहलुओं का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें हमने शारीरिक शिक्षा के पहलुओं का 2 का वर्णन कर चुके हैं। और अब आगे आज हम पढ़ेंगे तीसरे पहलू के बारे में। तो तीसरा पहलू है हमारा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरलिज्म। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। इसमें हमें क्या क्या लिखना है, इसमें हम हेडिंग डाल के लिख देंगे प्रकृतिवाद दर्शन शास्त्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है। यानी कि जो प्रकृतिवाद है, इससे पहले हमने आदर्शवाद पढ़ा है और व्यवहारवाद पढ़ा है। उनमें हमने जाना है क्या क्या चीज़ें हैं, और अब हम इसके बारे में जानेंगे प्रकृतिवाद में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले हमने हेडिंग में लिखा है प्रकृतिवाद दर्शन शास्त्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। अगर मैं दर्शन शास्त्र की बात करूं तो उसका सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? प्रकृतिवाद है। चलो अब आगे इसमें लिखेंगे हम, इसे भौतिकवादी से संबंधित दर्शन शास्त्र भी कहा जाता है। यानी कि इस दर्शन शास्त्र को क्या कहा जाता है? भौतिकवादियों से संबंधित दर्शनवाद। इसमें आगे लिखेंगे प्रकृतिवाद के मुख्य बिंदु विश्व के भौतिक तत्व आते हैं। यानी प्रकृतिवाद में अगर मैं मुख्य बिंदु की बात करूं तो जो प्रकृति से हमें मिले हैं वो सारे तत्व आते हैं। वो सारे तत्व इसके क्या हैं? मुख्य बिंदु है। आगे लिखेंगे सत्य प्रकृति के भौतिक अस्तित्व में ही निहित है। यानी कि प्रकृतिवाद क्या कहता है? जो सत्य है वो क्या है? प्रकृति के भौतिक अस्तित्व में। भौतिक बोलते हैं जो एक्चुअली में हम कोई चीज़ देखते हैं जो हमारे सामने है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वही सत्य है। प्रकृतिवाद ये मानता है। फिर आगे लिखेंगे प्रकृतिवादी दार्शनिक केवल भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जो प्रकृतिवादी दार्शनिक है वो भौतिक संसार को ही क्या मानते हैं? सत्य मानते हैं। यानी कि वो काल्पनिक चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। आगे बात करते हैं, उनका मानना है कि प्रकृति जीवन मूल्यों का ही स्रोत है तथा यह प्रत्येक व्यक्ति के विकास का निर्धारण करते हैं। यानी कि प्रकृति हमारा क्या है? जीवन का निर्धारण करने का स्रोत है, और दूसरा इसी के द्वारा हम अपना जीवन यापन करते हैं। प्रकृतिवादियों का ये मानना है। अब आगे इसमें हम लिखेंगे प्रकृतिवाद उन सिद्धांतों की ओर संकेत करता है जिनसे व्यक्ति के आत्मविकास तथा वृद्धि संबंधित होती है। यानी कि प्रकृतिवाद किन सिद्धांतों की ओर संकेत करता है? जिनसे व्यक्ति का आत्मविश्वास यानी आत्मविकास और वृद्धि संबंधित है। यानी कि जो प्रकृतिवादी है वो कहते हैं कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और प्रकृति के हिसाब से ही हमारी वृद्धि होती है और आत्म का विकास होता है। फिर इसमें हम आगे लिखेंगे प्रकृतिवादी दार्शनिकों का मानना है कि मनुष्य एक जीव है तथा उसका आचरण एवं व्यवहार मुख्य रूप से उसके एक प्रकार से प्राकृतिक जीव होने का परिणाम है। यानी कि प्रकृतिवाद ये मानता है कि जो मनुष्य है वो क्या है? केवल एक जीव है, और उसका जो आचरण है, व्यवहार है तथा जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, सब चीज क्या है? प्रकृति के दिए हुए हैं। परिणाम का मतलब प्रकृति से ही उसको प्राप्त होते हैं। जैसे एक शिशु जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वह बाहरी वातावरण में
से स्वतः ही जुड़ जाता है। जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है तो वो क्या हो जाता है, बाहरी वातावरण से स्वयं ही जुड़ जाता है। फिर आगे, कहने का तात्पर्य प्रकृति ही उसका प्रथम शिक्षक होती है। यानी कि प्रकृति में जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है वो उससे क्या कुछ ना कुछ रोज नई नई चीजें सीखता रहता है और उन चीजों को अपने व्यवहार में प्रयोग करता है। फिर आगे, जो उसे यह ज्ञान कराती है कि खेल क्रीड़ा एक जन्मजात प्रवृत्ति होने के साथ साथ व्यक्ति के बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, आत्म शिक्षण, आत्म अध्ययन आदि की विद्या है। यानी प्रकृति क्या सिखाती है उसको कि खेल जो है वो जन्मजात प्रवृत्ति है। यानी कि जैसे ही हम जन्म लेंगे तो स्वतः ही प्रकृति से हमें खेलना, रोना, उठना बैठना और आत्म विकास, शारीरिक विकास, यानी कि सब चीज स्वतः प्रकृति से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये प्रकृति की क्या है, विद्या है। फिर आगे इसमें लिखेंगे, इसलिए शारीरिक शिक्षा में उन क्रियाओं या कार्यक्रमों का समावेश होना चाहिए जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करे या सुनिश्चित कर सके। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो हमारी शारीरिक शिक्षा में जो क्रियाएं की जाती है वो कैसी होनी चाहिए, वो सर्वांगीण विकास को प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। फिर आगे लिखा, इसलिए उसकी आवश्यकताओं, अभिरुचियों आदि का समावेश होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए शारीरिक शिक्षा में, यानी जो व्यक्ति की आवश्यकता है और जो अभिरुचि है, अभिरुचि बोलते हैं जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, मन के भाव होते हैं, उनको क्या करना, उन सब का समावेश शारीरिक शिक्षा के अंदर होना चाहिए। अब आगे, रूसो के अलावा अन्य मनोवैज्ञानिक जिनका योगदान प्रकृतिवाद को सिद्ध करने में सहायक है। यानी कि रूसो के अलावा, रूसो ने इसके क्या किया है, इसका प्रतिपादन किया है। रूसो के अलावा कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, 2-3 के हमें नाम लिख देने हैं। इसमें हमने लिखा है उनके नाम इस प्रकार हैं। पहले जो वैज्ञानिक का नाम है या पहले जो दार्शनिक का नाम है वो है डेमाक्रोइट्स। क्या है वो, डेमाक्रोइट्स। और दूसरा जो वैज्ञानिक का नाम है एपिकुरियस। पहला तो हुआ डेमाक्रोइट्स और दूसरा हुआ एपिकुरियस। तीसरा कौन सा है, इसका नाम लिख देंगे हम कोमोनियस। तीसरा हुआ कौन सा हमारा, कोमोनियस। चौथा कौन सा हुआ, बेस्डो तथा पेस्टालोजी। यानी कि ये बेस्डो जो पेस्टालोजी है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि बेस्डो और पेस्टालोजी कौन सी विचारधारा से संबंधित है। तो आप क्या कहोगे कि ये प्रकृतिवाद से संबंधित है। तो हमारा प्रकृतिवाद यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हमें तीसरा हमने कर चुके, अब हम करेंगे चौथा दर्शन शास्त्र जिसका नाम है यथार्थवाद। तो चौथे दर्शन शास्त्र में हम हेडिंग क्या डालेंगे, यथार्थवाद, जिसको इंग्लिश में रियलिज्म कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रियलिज्म। तो इसमें हम लिखेंगे यथार्थवाद का पितामह अरस्तु को माना जाता है। यानी कि यथार्थवाद का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है, अरस्तु ने किया है। और अगर तुम्हें प्रकृतिवाद का प्रतिपादन पूछे तो वो किसने किया है, वो किया है रूसो ने। चलो, अरस्तु का कथन था स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। यानी कि अरस्तु ने क्या कहा था, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और हम अपने जीवन को आनंदमयी बना पाएंगे। फिर आगे लिखा इसमें, यथार्थवाद के अनुसार ब्रह्मांड का आधार भौतिक है। यानी कि अगर हम बात करें प्रकृतिवाद की तो वहां पे भी भौतिक ही था और यथार्थवाद में भी क्या है, ब्रह्मांड का आधार भौतिक। भौतिक किसको कहते हैं, मैंने वहां पे भी आपको बताया। भौतिक कहते हैं जिन चीजों को हम एक्चुअली में देख सकते हैं और जिनको हम छू सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, उनको किसके अंतर्गत आते हैं, वो भौतिकवाद के अंतर्गत या भौतिक के अंतर्गत आते हैं। फिर हम इसमें आगे लिखेंगे, यथार्थवाद हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें सृष्टि को उसी रूप में प्रयोग करना चाहिए जिस रूप में वह हमारे सामने आता है।
यानी कि यथार्थवाद क्या कहता है, जैसे कोई चीज हमें मिली है हमें उसी रूप में उसको प्रयोग करना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं आजकल नए नए आविष्कार कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो ऐसे ही प्रकृति हमें आपदाएं भूकंप वगैरह सब आ रहे हैं, वो किसकी देन है, वो ये सब प्रकृति की छेड़छाड़ के कारण ही हो रहा है। तो यथार्थवाद क्या कहता है, यथार्थवाद कहता है कि जो चीज हमें प्रकृति ने जिस रूप में दी है हमें उसे उसी रूप में प्रयोग करना है। फिर इसमें आगे लिखेंगे, सत्य वही है जो हमारे सामने आता है या सत्य वही है जो हमारे समक्ष है। यानी कि जिस चीज को हम देख पा रहे हैं हमारे सामने वही सत्य है। यथार्थवाद भी यही मानता है और प्रकृतिवाद भी। आगे इसमें यथार्थवाद के अनुसार सत्य की खोज वैज्ञानिक ढंग से ही की जा सकती है। यानी कि यथार्थवाद क्या कहता है कि जो सत्य की खोज है वो कैसे हो सकती है, वैज्ञानिक ढंग से ही की जा सकती है। अगर हमें यथार्थवाद को लिखना है, इसका अर्थ लिखना है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, ये सब उसके लिए मैंने आपको नीचे लिख के दिया है। इसमें क्या लिखेंगे, यथार्थवाद अंग्रेजी के रियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यहाँ पे मैंने हिंदी शब्द छोड़ दिया है, तो हिंदी रूपांतरण क्या है, यथार्थवाद है, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, रियलिज्म। रियलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से। पहला शब्द है रियल प्लस इज्म, जिसमें रियल का अर्थ है वास्तविक। अभी मैंने आपको बताया वास्तविक क्या होता है, जो चीज हम अपने सामने देख पा रहे हैं, तथा इज्म का अर्थ है विज्ञान। इज्म का अर्थ क्या है, इसमें इज्म का अर्थ होता है विज्ञान और रियल का अर्थ होता है वास्तविक। इस प्रकार यथार्थवाद या रियलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ वास्तविकता का विज्ञान। तो अगर आपको एक नंबर में पूछ ले कि यथार्थवाद का या रियलिज्म का वास्तविक अर्थ क्या है, वो है वास्तविकता का विज्ञान, साइंस ऑफ रियलिटी। आगे लिखेंगे, इसे लैटिन भाषा का रियलिज्म शब्द से उत्पन्न भी माना जाता है। यानी कि अगर तुम्हें कोई पूछे कि रियलिज्म शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। रियलिज्म शब्द रेस शब्द से है। यानी कि रियलिज्म कहाँ से है, रेस शब्द से, जिसका अर्थ वस्तु है। इसका अर्थ क्या है, वस्तु। इस संदर्भ में रियलिज्म का अर्थ है वस्तु संबंधी विचारधारा। यानी कि अगर मैं लैटिन भाषा की बात करूं तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, वस्तु संबंधित विचारधारा। यानी कि जो वस्तु हमारे सामने है उसकी क्या विचारधारा है, वो हमें क्या ज्ञान दे रही है, उससे संबंधित है। इसी कारण यह वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों को मानता है और प्रत्यक्ष जगत की सत्यता को स्वीकार करता है। कौन करता है, यथार्थवाद। यानी कि यथार्थवाद क्या कहता है, जो अस्तित्व में हमारे सामने है वही क्या है, सत्य है, और दूसरी चीज जो प्रत्यक्ष हमें दिखता है वही उसी चीज को वो स्वीकार करता है। काल्पनिक बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता यथार्थवाद। अब इसमें आगे लिखेंगे, एक यथार्थवादी शिक्षक को शिष्यों के वास्तविक व्यवहार स्रोतों से परिचित होना चाहिए। यानी कि अगर हमें एक शारीरिक शिक्षक बनना है, यथार्थवादी बनना है, तो हमें क्या होना चाहिए, शिष्यों के वास्तविक व्यवहार स्रोतों से परिचित होना चाहिए। यानी कि जो हमारे शिष्यों के अंदर वास्तविक व्यवहार है उनका, उससे हमें क्या होना चाहिए, उनको देखते ही हमें पहचान लेना चाहिए। उसे अपने शिष्यों की शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं तथा कार्य सीमा से परिचित होना चाहिए। यानी कि क्या क्या होना चाहिए, एक शारीरिक शिक्षक होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे शिष्यों की शारीरिक और मानसिक अक्षमताएं क्या है, और कार्य करने की सीमा से भी परिचित होना चाहिए। कार्य करने की सीमा क्या है, यानी कि हम देखते ही बच्चे को ये अंदाजा लगा सके कि ये बच्चा इस खेल में अच्छा है या इस खेल में वो अच्छे से रिजल्ट दे पाएगा, हमें ऐसा अंदाजा होना चाहिए। फिर आगे लिखेंगे इसमें ही, इसलिए शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम या संबंधित कार्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। यानी कि शारीरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए,
बच्चे का शारीरिक विकास भी हो और मानसिक विकास भी हो, यानी कि बच्चा सर्वगुण से संपन्न होना चाहिए, यानी कि उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। फिर इसमें अरस्तु के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक उनका योगदान यथार्थवाद को सिद्ध करने में माना जाता है, यानी कि अरस्तु के अतिरिक्त, अरस्तु को छोड़ करके, यानी कि अरस्तु ने क्या किया, इसका प्रतिपादन किया है, उसके अतिरिक्त और जो मनोवैज्ञानिक है उनके नाम हमें 2-3 के लिख देने हैं। पहला नाम है सेंट थॉमस, पहला नाम क्या है, सेंट थॉमस, और दूसरा इक्विनास, एक्विनास कहेंगे इसको, इक्विनास भी लिख सकते हैं या एक्विनास, और दूसरा डेस्कार्टस, तीसरा कांट, और चौथा लोके, चौथा है लोके, और पांचवा लास्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट विलियम जेम्स। यानी कि इसमें कितने नाम हुए, 5 नाम हुए, किसके अलावा, अरस्तु के अलावा 5 नाम, हमें 5 में से कोई 2-3 लिख देने हैं। चलो अब हम बात करते हैं आगे यथार्थवाद की परिभाषा के बारे में। अब स्वामी तीर्थनाथ के अनुसार एक दार्शनिक हुए यथार्थवादी, उन्होंने एक परिभाषा दी है, उसको लिख देंगे। यथार्थवाद क्या है, उन्होंने कहा है यथार्थवाद का अर्थ वह विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा हमें दिखाई देता है। इन्होंने भी वही बात कही है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि यथार्थवाद क्या है, जैसा एक्चुअली में वास्तविक में हमें दिखता है उसी चीज को स्वीकार करता है यथार्थवाद, बाकी काल्पनिक चीजों को नेग्लेक्ट करता है, बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। फिर इसमें रोस के अनुसार एक परिभाषा दी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रोस के अनुसार क्या लिखा हुआ है, जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं, यानी कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में देखते हैं, उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। यानी कि रोस ने क्या कहा है, यानी कि जो चीज हम अपने प्रत्यक्ष यानी अपने सामने देख रहे हैं, उनके पीछे और उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का क्या है, एक यथार्थ जगत है। यानी कि इन सब से मिलके ही क्या हो रहा है, संसार का निर्माण हो रहा है। अब अपने 5वें दर्शन शास्त्र में हम लिखेंगे, 5वां दर्शन शास्त्र की हेडिंग डालेंगे मानववाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमनिज्म। इसमें हम लिखेंगे मानववाद अंग्रेजी शब्द ह्यूमनिज्म का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि अंग्रेजी शब्द में अगर अंग्रेजी में बात करें तो उसको ह्यूमनिज्म कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, मानववाद। ह्यूमनिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, ह्यूमन प्लस इज्म। ह्यूमन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा या लैटिन शब्द होमो से हुई है। ह्यूमन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, होमो शब्द से। ये कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति या इंसान। होमो का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति या इंसान, तथा इज्म का अर्थ होता है वाद अर्थात विचारधारा। तो यहाँ इज्म का अर्थ क्या हुआ, विचारधारा या वाद, और वहां पे इज्म का क्या अर्थ था, विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब ही विचारधारा से है, इतना आप समझ गए हैं। अब आगे इसमें लिखेंगे हम, इस प्रकार ह्यूमनिज्म का शाब्दिक अर्थ होता है मानव तथा इंसान से संबंधित विचारधारा। यानी कि जो मानव या इंसान से संबंधित विचारधारा है उसी को क्या कहते हैं, ह्यूमनिज्म कहते हैं। चलो अब आगे हम लिखते हैं, अर्थात मानववाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानव को महत्वपूर्ण मानती है। मानववाद कैसी है, जो मानव को महत्वपूर्ण मानती है, जबकि प्रकृतिवाद किसको महत्वपूर्ण मानता है, यानी कि केंद्र तो वो मानव को ही मानता है लेकिन महत्वपूर्ण किसको मानता है, प्रकृति को मानता है। चलो अब आगे इसमें लिखेंगे हम, मानववाद दर्शन शास्त्र को मॉडर्न ह्यूमनिज्म, नेचुरलिस्ट ह्यूमनिज्म या साइंटिफिक या साइंटिफिक ह्यूमनिज्म या एथिनिज्म ह्यूमनिज्म तथा डेमोक्रेटिव ह्यूमनिज्म कहा जाता है। यानी कि ये इसके क्या है, नाम है। नाम ह्यूमनिज्म यानी कि मॉडर्न ह्यूमनिज्म, नेचुरलिस्ट ह्यूमनिज्म और साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, एथिनिज्म ह्यूमनिज्म तथा डेमोक्रेटिक
ह्यूमनिज्म, यानी कि ये इसके क्या हो गए, नाम हो गए। अब आगे इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत मानव, उसके मूल्य, उसकी सोच, उसका ज्ञान संबंधित विशेषताएं आती हैं। यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मानव की क्या सोच है, क्या उसका मूल्य है, और मानव की क्या विशेषताएं, ये सारी चीजें आती हैं, उसके क्या गुण हैं। आगे फिर लिखेंगे इसमें, इस दर्शन शास्त्र के आधुनिक कालीन प्रवर्तकों में मार्गरेट सेंगर, कार्ल रोजर्स, इब्राहिम मैस्लो तथा एल्बर्ट आइंस्टीन आदि आते हैं। यानी कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या क्या आते हैं, किस किस के मनोवैज्ञानिक के नाम आते हैं, वो तुम्हें याद रखना है, कौन कौन है वो। पहला तो एक इसमें इम्पोर्टेंट हो गया कौन सा, अल्बर्ट आइंस्टीन, और एक इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट हो गया, अब्राहम मैस्लो। यानी कि ये दो जो दार्शनिक हैं ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तुम्हें पूछ लेगा एक नंबर में कि अब्राहम मैस्लो या अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सी विचारधारा से संबंधित है। तो किससे है ये, मानववाद से। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, इम्पोर्टेंट करके भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मानववाद एक नवीन विचारधारा है, इसका जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि मानववाद कौन सी, एक नवीन यानी कि नवनिर्मित विचारधारा है, ऐसा भी लिख सकते हो तुम। इसका जो आविष्कार हुआ है या इसका जो प्रतिपादन हुआ है वो कब हुआ, 18वीं सदी में, यानी कि सन 1800 के बाद इसका प्रतिपादन हुआ है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मानवतावाद मनुष्यों के जीवन के आसपास ही घूमता है। यानी कि जो मानवतावाद है वो किसकी बात करता है, मनुष्य के आसपास की सारी चीज़ों की और मनुष्य से रिलेटेड सब चीज़ों की बात करता है। इसमें चिंतन का केंद्र स्वयं मानव ही है। यानी कि इसका क्या केंद्र है, मानव ही है। मानवतावाद में मानव के वर्तमान के साथ साथ उसके भूत तथा भविष्य के विषय में भी चिंतन किया जाता है। मानवतावाद में कैसे, किस चीज़ को लेकर चिंतन किया जाता है कि पहले मानव, भूत का मतलब है जो काल गुजर चुका उस काल से, और भविष्य का मतलब आगे आने वाले काल से, और वर्तमान का मतलब अब जो समय चल रहा है उससे है। तो ये किस किस पर चिंतन करता है, हमारे बीते हुए समय को, और वर्तमान में चल रहे समय को, और आने वाले समय पर चिंतन करता है। इसके बाद मानव के जीवन को शांतिपूर्वक व उच्च बनाने के लिए उचित आचार संहिता, यानी कि मानव के जीवन को क्या भी बनाने के सोचता है ये मानवतावाद, शांतिपूर्वक बनाना सोचता है, और उच्च का मतलब ऊंची आचार संहिता बनाई जाती है। अतः मानवतावाद का संबंध उन सभी उपयोगी तत्वों से होता है जो मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। यानी कि जो मानव का कल्याण करते हो, ऐसे उपयोगी तत्वों से है। जो मानव के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, और आगे इसमें दिया हुआ है, मानवतावाद केवल उन्हीं तत्वों व तथ्यों को सत्य मानता है जो मनुष्यों का कल्याण करे, मानव का भला करे, मानव का उत्थान करे तथा उसके विकास में सहायक हो। यानी कि किस किस चीज़ों पे बात करता है मानवतावाद, यानी मानव का जो कल्याण करे, और मानव का जो भला करे, और मानव का क्या करे, उत्थान करे। यानी कि सारी चीज़ें किस बारे में सोचता है, मानव का कैसे कैसे कल्याण और मानव कैसे कैसे विकसित हो, इस चीज़ पर चिंतन करता है मानवतावाद। फिर इसमें आगे, इसके विकास में सहायक हो जिससे सभी मानव भेदभाव व ईर्षा रहित शांतिपूर्वक व सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। यानी कि ये जो आजकल भेदभाव चल रहा है और ईर्षा एक दूसरे को लेकर के घृणा दिमाग में बैठी हुए, उन सब से रहित हो जाए, खत्म हो जाए सब, ऐसा जीवन व्यतीत करने पर बल देता है मानवतावाद। यह दर्शन मानव के उत्थान तथा मानव के कल्याण में विश्वास रखता है। यह दर्शन किसमें, मानव के उत्थान में और
कल्याण में क्या रखता है, विश्वास रखता है। फिर इसमें इसके अनुसार मानव से परे कुछ भी नहीं है, यानी कि मानवतावाद क्या मानता है कि मानव के अलावा कुछ भी नहीं है। मानवतावाद को मूल्यतः मनुष्य जाति के प्रति नैतिक दृष्टि रूप से देखा जाता है, जहां दयालुता, परिपक्वता, सहानुभूति, सहयोग, सहायता आदि गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षा ने भी मनुष्य को सुडौल, दृढ़, विवेचनात्मक, सर्वांगीण गुणों से व्याप्त होने पर बल दिया है। यानी कि शारीरिक शिक्षा ने भी किस पर बल दिया है कि व्यक्ति सुडौल हो, निरोगी हो तथा सर्वांगीण गुणों से व्याप्त हो। इस चीज पे शारीरिक शिक्षा ने भी बल दिया है, क्योंकि प्रतिभागी खिलाड़ी अपने घर, शहर, राज्य तथा देश से कुछ दूर खेलने आते हैं। कुछ दूर या बहुत दूर खेलने आते हैं, यानी कुछ लोग तो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में खेलने जाते हैं, कुछ लोग अपना एक देश से दूसरे देश में खेलने जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, एक मानवतावादी भावना, यानी कि अगर उसके अंदर मानवतावादी भावना होगी से ही वह एक दूसरे के प्रति सहयोग तथा सद्भावना से खेलते हैं। यानी कि अगर उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर प्रतिभागिता का गुण होगा और क्या क्या होगा, दयालुता होगी और विवेचना होगी, विवेचनात्मक उनका गुण होगा, तो वो एक दूसरे के प्रति सहयोग भी करेंगे और सद्भावना से खेलेंगे। अतः मानवतावाद मनुष्य के संदर्भ में इस भौतिक जगत तथा सामाजिक जीवन को महत्वपूर्ण मानता है। कौन मानता है, भौतिक जगत को और सामाजिक जीवन को महत्वपूर्ण, मानवतावाद। फिर आगे लिखा है, शारीरिक शिक्षक को चाहिए कि वह मानवता, सद्भावना, सहयोग आदि गुणों के प्रति शिष्यों को प्रेरित करे। यानी कि जो शिक्षक होता है वो क्या करे, मानवतावादी गुणों से और सद्भावना और सहयोग, एक दूसरे का साथ देना और बुरे वक्त में सबके साथ आना, ऐसा अपने बच्चों को क्या करे, सिखाए अपने शिष्यों को। इसमें हम लिखेंगे लेमन के अनुसार या लेमन के शब्दों में, समग्र मानवता के कल्याण के लिए, समग्र का मतलब होता है पूरे मानवता, पूरी मानवता का मतलब उसमें सभी आ जाते हैं मानव। मानवतावाद सेवा का दर्शन है, यानी कि मानवतावाद क्या है, सभी मानवों की सेवा करने का एक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट दर्शन शास्त्र के बारे में, जिसका नाम है अस्तित्ववाद या अक्षण भंगुरतावाद भी इसी को कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।